हेलो माय वॉरियर्स, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। बच्चों, हम लोगों ने स्टार्ट किया है न्यू वेंडर के पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ मॉक टेस्ट स्टार्ट हमने किए हैं, ताकि आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस इतने टाइम से लूज हो रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि हमने फेज 13 में देखा है, स्टेनो में देखा है। बट फिर भी ये बिल्कुल हवा में तीर मारने के बराबर है कि जरूरी नहीं है अगर फेज 13 में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, स्टेनो में आए हैं, तो सीजीएल में भी आएंगे। बट हम कह नहीं सकते, इसलिए हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रखना है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो अभी हाल ही में न्यू वेंडर के हिसाब से आए हैं, उस पर बेस्ड कुछ मॉक टेस्ट हमने तैयार किए हैं, जिसका पहला पेपर हम कल कर चुके हैं। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा बच्चों। ठीक है, चलिए क्लास नंबर 2 हमारा है, मॉक टेस्ट नंबर 2 पहला आप देख लें। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बच्चों है, there are however some signs of hope as credit growth has begun to turn the corner and shown faster growth on a year in year basis when compared to March। कंपैरिजन की बात हो रही है और यहाँ पर ग्रोथ को किससे कंपेयर किया जा रहा है? साल दर साल, मतलब हर साल के बेस पर कंपैरिजन हो रहा है, ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो उसके लिए जो फ्रेज होता है बच्चों, वो ईयर इन ईयर नहीं होता, वो ईयर ऑन ईयर होता है। ठीक है, अब ये डे बाय डे बोलते हैं, बट ईयर ऑन ईयर होता है। ठीक है, इट शुड बी ऑन। यहाँ पर गलती क्या है, इनकी जगह ऑन आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, द रिजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी केसेस, जो बैंक्रप्सी केसेस का जो निपटारा है पर्टिकुलरली अगेंस्ट लार्ज बोरोवर्स, विशेष रूप से जो बड़े 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 उधारी लेते हैं, काफी बड़ी राशि लेते हैं, दैट कंट्रीब्यूट अ मेजर शेयर ऑफ बैंक एनपीएज। एनपीएज होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, अंडर द न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड should help bring the NPA situation over some control। आप किसी चीज को जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, उसको कैसा लाना चाहोगे? अंडर कंट्रोल लाना चाहोगे ना, ओवर सम कंट्रोल नहीं, अंडर सम कंट्रोल। ठीक है, बाकी सब ठीक है, अंडर सम कंट्रोल यहाँ पर एरर है। इट इज वर्थ पॉइंटिंग आउट, वर्थ के साथ हमेशा क्या आता है? वर्थ के साथ हमेशा वर्थ की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। इट इज वर्थ पॉइंटिंग आउट, मतलब इस चीज के तरफ इशारा करना बहुत जरूरी है, वर्थ है, दैट द मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल इकोसिस्टम। टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? सारे इकोसिस्टम सर्विसेज को दे प्रोवाइड इज फार फ्रॉम परफेक्ट एज मच साइंटिस्ट पॉइंट आउट। इस तरह के बड़े सेंटेंसेस को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ग्रामर वही की वही रहेगी और जो एरर आएगा वो बहुत ही ऑब्वियस होगा, आपको नजर आएगा। ठीक है, कहीं आप इसका हिंदी अर्थ करने बैठ जाए और देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, ऐसे नहीं होगा। आप यहाँ सिंपली देखो, साइंटिस्ट क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। काउंटेबल प्लूरल नाउन संख्या के लिए मच नहीं आता, मात्रा के लिए आता है। यहाँ पर क्या आएगा? मैनी। मैनी आना चाहिए साइंटिस्ट से पहले। ठीक है, climate action and sustainable development need strong and functioned institutions in order to be effective, successful and sustainable, and institutions need a coordinated approach to tackling corruption to prevent climate action from being undermined। अब हमें सिंपली यहाँ दे रखा है अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, उसमें से हमें चूज करना है कि इसको आप कैसे ठीक करोगे। तो यहाँ पर देखो, नीड स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस नाउन है, इसके लिए दो एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शन, है ना। तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, फंक्शन भी नहीं होगा, फंक्शनिंग होगा। अब यहाँ पर नीड प्रेजेंट टेंस है, नीड है ना, और सब कुछ प्रेजेंट में है। देखो नीड, यहाँ पर भी नीड आ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो नीडेड होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नीड स्ट्रॉन्ग एंड फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन इन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन। ये जो रूल है बच्चों, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का है कि जब आप बात करते हो वॉशिंग मशीन, तो मशीन का काम क्या है? कपड़े धोना, लेकिन वॉश्ड क्लोथ्स क्यों हो जाएंगे? क्योंकि क्लोथ्स ऑब्जेक्ट बन गए। क्लोथ्स के ऊपर देखो, मशीन काम करने वाली है तो वॉशिंग क्लोथ्स, और क्लोथ्स के ऊपर धोने का काम पूरा हुआ है तो वॉश्ड क्लोथ्स। उसी तरीके से हम बात करते हैं प्रिंटिंग मशीन। मशीन का काम क्या है? प्रिंट करना, तो उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव बनाओगे। लेकिन जब उस मशीन ने नोट्स को प्रिंट कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे? प्रिंटेड नोट्स हो जाएंगे। तो नोट्स की विशेषता क्या है? वो प्रिंट हो चुके हैं। तो जो नाउन आपकी है वो अगर काम करने वाली है तो आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव बनाओ, और जिसके ऊपर काम परफॉर्म किया गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाओ, है ना। जैसे आपने कहा ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज कैसी है? ब्रेकिंग। लेकिन दिल टूट गया तो क्या है? ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट।
तो ये इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं? फंक्शनिंग, जो कि फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शनिंग है, इसलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन सीइंग हिम ब्रेथ, ऑन सीइंग हिम ब्रेथ विद डिफिकल्टी, उसको बहुत ही डिफिकल्टी में, बहुत सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही थी ना, ऐसा देखकर आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा तुम कितने समय से, एलिंग मतलब बीमार हो, तुम कितने समय से बीमार चल रहे हो। तो देखो यहाँ पर ये कॉजेटिव वर्ब है, ये पॉजिटिव वर्ब है। जब हमने 50 सेट्स कंप्लीट किए थे और जो सुबह हमारी लाइव क्लास चल रही है 12 से 1, जिसमें हम टॉप 1000 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं विद कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, उसमें मैंने आपको बार बार पॉजिटिव वर्ब बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मेक होता है, गेट होता है, हेल्प होता है, सी होता है, ये रहा सी, ठीक है, नोटिस होता है, हियर होता है। पॉजिटिव वर्ब के बाद में ना बेयर इंफिनिटिव आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक रूल है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, पॉजिटिव वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेयर इंफिनिटिव, इसलिए देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ब्रेथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एरर नहीं है। आई आस्क्ड हिम सिंस हाउ लॉन्ग। अब एक बात बताओ, जब हम टाइम लिखते हैं, हम टाइम लिखते हैं सिंस 4 o'clock, 4 बजे से, है ना, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद से, है ना, सिंस 1999 से, ये सब क्या है, फिक्स्ड टाइम है। लेकिन जब आप बात करते हो फॉर 7 hours, फॉर अ फ्यू मंथ्स, ऐसे बोलते हैं, फॉर अ कपल ऑफ डेज। जब आप पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हो, लंबी अवधि बता रहे हो, तो किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो जब आप क्वेश्चन में भी पूछ रहे हो, देखो आपने ये नहीं पूछा, अगर सिंस होता तो यहाँ क्या आता, व्हेन, मतलब ये ऐसे होता। अगर मुझे पूछना है सिंस व्हेन, आप कब से बीमार चल रहे हो, और मुझे अवधि पूछनी तो क्या बोलूं, फॉर हाउ लॉन्ग, आप कितने समय से बीमार चल रहे हो। तो जब आपको अवधि पूछनी है हाउ लॉन्ग के लिए फॉर ही तो लगाओगे, और जब आपको फिक्स टाइम पूछना है तो सिंस व्हेन ही तो कहोगे। तो ये गलत है, सिंस हाउ लॉन्ग गलत है। किस पार्ट में एरर है, यहाँ पर, ठीक है, तो उस पार्ट में एरर है। अब हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग फॉर, ठीक है, आई आस्क्ड हिम हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग फॉर, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन एलिंग, सिंस हाउ लॉन्ग ही वाज एलिंग, एंड सिंस व्हेन ही एल्ड। अब इसमें से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, जो बिल्कुल ठीक ठाक है। सिंस व्हेन ही एल्ड, देखो एक तो आप सिंस कह रहे हो, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। जब सिंस फॉर आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, काट दो। सिंस हाउ लॉन्ग, सिंस के साथ हाउ लॉन्ग आएगा ही नहीं, सिंस के साथ तो व्हेन आएगा, क्योंकि सिंस से फिक्स टाइम के लिए आता है। हाउ लॉन्ग ही हैड और हैड ही, यहाँ पर देखो डिफरेंस, ही हैड और हैड ही, ठीक है, हाउ लॉन्ग ही हैड और हैड ही। तो हमें क्या चाहिए, आई आस्क्ड हिम हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग फॉर, मैंने उससे पूछा। अब देखो जब हम बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड लगाते हैं तो आप लोगों को पता होगा वो रिलेटिव का काम करता है, वो कंजंक्शन का काम करता है। जब भी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा, बीच में आके वो इंट्रोगेटिव नहीं बना सकता। कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो उसकी शुरुआत स्टार्टिंग से होगी। जैसे अगर मैंने कहा आई डोंट नो वेयर शी गोज, तो वेयर डज शी गो नहीं होगा, वेयर शी गोज अफर्मेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट सेंटेंस कौन सा हो गया, हाउ लॉन्ग ही हैड बीन एलिंग फॉर, वो देखो फॉर भी आ गया, किसके लिए आया, हाउ लॉन्ग के लिए, ही हैड बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आपका PQRS का क्वेश्चन है, पैराजंबल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ इसको एक बार पढ़ लेते हैं। The priority instead was to increase the percentage of people who are vaccinated with 2 doses। ठीक है, इसको धीरे धीरे पढ़ना होगा। ये इंस्टेड किस लिए आ रहा है, देखो इंस्टेड का मतलब है यहाँ इसकी बजाय, मतलब कोई ना कोई बात पहले की गई होगी, इसकी बजाय, इसकी बजाय जो प्राथमिकता थी ना वो क्या थी, टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपल, उन लोगों के परसेंटेज में वृद्धि। कौन से लोग, हु आर वैक्सीनेटेड विद 2 डोजेस, जिनको 2 खुराक लग चुकी है, उन लोगों के नंबर में, उन लोगों के परसेंटेज में वृद्धि करना इसकी बजाय प्राथमिकता रही। किसकी बजाय, देखेंगे किसकी बजाय। ठीक है, इवन व्हेन देयर वाज ग्रोइंग क्लैमर फ्रॉम अ फ्यू स्टेट्स, यहां तक कि जब देयर वाज ग्रोइंग क्लैमर मतलब बहुत शोर शराबा था, बहुत अफरा तफरी थी, कहां से, फ्रॉम अ फ्यू स्टेट्स, कुछ राज्यों की तरफ से बहुत
हंगामा कटा था और बूस्टर डोजेस, मतलब वो मांग कर रहे थे किसकी, बूस्टर डोजेस की। वंस द न्यू वेरिएंट विथ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी कॉजिंग अ ह्यूज सर्ज इन केसेस इन साउथ अफ्रीका बिकेम नोन, जब उन लोगों को पता लगा कि साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है केसेस में, ठीक है, किसकी वजह से, एक वेरिएंट है जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब ट्रांसफर होने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, ऐसी कोई खबर आई, उसके बाद कुछ स्टेट्स ने अफरा तफरी मचा दी और बूस्टर डोजेस की मांग की, है ना। द गवर्नमेंट हैज रीइटरेटेड, गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि तब भी जब कुछ स्टेट्स ने बूस्टर डोजेस की मांग करी तब भी सरकार ने पुनः दोहराया, अपनी बात को दोहराया, मतलब क्यू से मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, दोहराया मतलब पहले कुछ ना कुछ कहा होगा सरकार ने, दोहराया दैट एनी डिसीजन ऑन बूस्टर डोजेस, कि भाई बूस्टर डोजेस के ऊपर कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा ना विल बी बेस्ड, वो पूरी तरह से बेस्ड होगा, आधारित होगा केवल किस पर, ऑन साइंटिफिक रिकमेंडेशन, वैज्ञानिक सुझावों और सिफारिशों पर ही डिपेंडेंट रहेगा, बूस्टर डोजेस को देने का कोई भी जो डिसीजन होगा वो साइंटिफिक रिकमेंडेशंस पर बेस्ड होगा, ऐसा दोहराया सरकार ने, यहां तक कि कब, जब कुछ स्टेट्स ने मांग की थी बूस्टर डोजेस, ठीक है। ऑन नवंबर 22, 22 नवंबर को द डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर सेट, जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दैट देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस, कि भाई कोई भी वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है, कोई भी वैज्ञानिक एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं है अभी तक टू एडमिनिस्टर अ बूस्टर वैक्सीन डोज, कि भाई एक बूस्टर वैक्सीन डोज किसी को दी जाए, टू फुली वैक्सीनेटेड पीपल, किसको, जिनको, जो फुली वैक्सीनेटेड है, तो बोल रहे अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है, साइंटिफिक एविडेंस, ऐसा किसने कहा, डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है साइंटिफिक की जो फुली वैक्सीनेटेड लोग है ना, जिनको पूरी पूरी वैक्सीनेशन लग चुकी है, उनको बूस्टर वैक्सीनेशन भी दी जाए, ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया। द हेल्थ मिनिस्टर टू सेड, अब ये टू तो मतलब किसी और ने भी कुछ कहा, मतलब एस मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, कौन कौन सा नहीं हो सकता, देखो क्यू नहीं हो सकता तो इसको तो काट दो, क्यू से मेरा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और एस से नहीं हो सकता क्योंकि टू आ रहा है, टू का मतलब होता है बी, मतलब इससे भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसकी बजाय, किसकी बजाय, मतलब पी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, काट दो। हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि द प्रायोरिटी वाज ऑन फुली वैक्सीनेटिंग ऑल एडल्ट्स, उन्होंने कहा कि जो प्राथमिकता है ना वो किस पर है, प्राथमिकता क्या है कि सारे के सारे लोग, वयस्क लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड किया जाए, बजाय किसके, देन ऑन बूस्टर शॉट इम्यूनाइजेशन दो एडिक्वेट वैक्सीन्स वर अवेलेबल, तो उन्होंने कहा हालांकि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीनेशन उपलब्ध है, पर्याप्त वैक्सीनेशन उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है, फिर भी हमारी जो प्राथमिकता है वो लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट करने में है, ना कि उनको बूस्टर शॉट लगाने में, ऐसा ये कह रहे हैं। अब इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी, पहले क्या है, स्टैंड अलोन सेंटेंस आर ही बचा अपना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ने कहा कि भाई कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों को बूस्टर डोज दी जाए, फिर प्रायोरिटी बताई कि प्रायोरिटी क्या है कि हम उन लोगों के परसेंटेज को बढ़ाएं जो लोग वैक्सीनेटेड है ना। फिर उन्होंने भी कहा, किसने कहा, एस में हेल्थ मिनिस्टर ने भी यही बात कही कि हमारी जो प्राथमिकता है वो क्या है कि हम लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड करें, ना कि बूस्टर डोज दें। और लास्ट में क्या आ गया, क्यू। अब दोहराया ना सरकार ने फिर से दोहराई यही बात, यहाँ तक कि स्टेट्स मांग कर रही थी बूस्टर डोजेस की, फिर भी सरकार ने दोहराया कि अभी जो प्राथमिकता है वो ये नहीं है और पूरी तरह से डिसीजन किस पर बेस्ड होगा, साइंटिफिक रिकमेंडेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम टेकिंग माई चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड टू सी द बेबी व्हाइट टाइगर, इसका हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो, शी सेड दैट, शी सेड दैट आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, शी सब में आ रहा है भाई, शी सेड दैट शी, अब एम टेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है, तो विल टेक नहीं आएगा, वुड टेक नहीं आएगा, ठीक है, वॉज टेकिंग आएगा, दोनों में आ रहा है, ठीक है, ये दोनों तो कट गए, ये कट गया, ये कट गया, ओके। शी सेड दैट शी वॉज टेकिंग माई चिल्ड्रन, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर चिल्ड्रन आना चाहिए, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर द आ रहा है, ठीक है। और टुमारो को किस में चेंज कर दिया, नेक्स्ट डे में, टू सी द बेबी व्हाइट टाइगर, नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया भाई, सी, सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी सेड मदर,
उसने कहा माँ प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, प्लीज कुक मी समथिंग नाइस टुडे, आज मेरे लिए कुछ अच्छा सा पका दो। तो जब उसने कहा प्लीज कहकर तो बात करी है, प्लीज कहा है तो ऑर्डर तो देगी नहीं, ठीक है। और प्लीज है तो देखो शी टोल्ड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस टुडे, शी रिक्वेस्टेड, दोनों में से टोल्ड और रिक्वेस्टेड में कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला रिक्वेस्टेड वाला। अब रही बात शी आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड, ये इंट्रोगेटिव थोड़ी था, आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव थोड़ी था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या करते हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किसमें चेंज करते हो, इफ में, इफ शी कुड कुक हर समथिंग नाइस, ठीक है, दैट डे। और फिर दैट डे में क्यों चेंज कराया आपने यहाँ पर इसको, ठीक है, दैट डे, हाँ दैट डे में यहाँ पर चेंज होगा, इसलिए टुडे यहाँ पर गलत था, दैट डे सब में आ रहा है, बट क्योंकि प्लीज है रिक्वेस्ट की है तो शी रिक्वेस्टेड हर मदर टू कुक हर समथिंग नाइस दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द चाइल्ड ब्रोक मेनी टॉयज इन द शॉप, ही इवन थ्रू द पेंटिंग्स। तो इसको हमें चेंज करना है भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और यहाँ पर भी थ्रू आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेम इसी में चेंज होगा। मुझे ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पर है, ठीक है। तो ब्रोक की वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैव बीन ब्रोकन आ रहा है, काट दो, यहाँ पर वर्ब ब्रोकन आ रहा है, सही है, यहाँ पर वर्ब ब्रोकन आ रहा है, सही है, यहाँ पर भी वर्ब ब्रोकन आ रहा है, सही है। तो दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है, ये तो वैसे ही कट गया था क्योंकि ये नहीं आना था, ये कट गया। इधर देखें, हैव बीन ब्रोकन, हैव बीन थ्रोन नहीं चाहिए हमें, थ्रू की कौन सी फॉर्म चाहिए, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन थ्रोन नहीं चाहिए, ठीक है। ही हैज इवन थ्रोन, ये एक्टिव का एक्टिव ही रह गया, पैसिव नहीं है। यहाँ देखो वर थ्रोन आ रहा है, तो यहाँ पर भी वर्ब ब्रोकन आ रहा है और यहाँ पर भी वर्ब थ्रोन आ रहा है, दोनों वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होना चाहिए था, आंसर हो गया आपका सी, ठीक है, आंसर हो गया सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The anxious duke was found strolling in the garden to and fro, जो anxious duke थी, ठीक है, was found, उसको कैसे देखा गया, strolling, इधर उधर घूमते हुए, strolling in the garden to and fro, to and fro का मतलब होता है moving back and forth, moving back and forth, जिसका मतलब क्या है, आगे पीछे ऐसे घूमना, ठीक है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। तो नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट थोड़ी दिशा थोड़ी बता रहे हो, ऊपर से नीचे की ओर भी नहीं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगेन आपका क्वेश्चन है पैराजंबल का, ठीक है, पैराजंबल का एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो, दिस दैट दीज दोस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि दिस दैट दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, वो किसी की चीज की तरफ इशारा करने के लिए आते हैं, तो आपने पहले कोई ना कोई नाउन इंट्रोड्यूस कर रखी होगी, उसके लिए ही आएगा, ठीक है। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, क्या मिला था फॉरेस्ट में, इट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पी और क्यू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, चलो ऑप्शन में तो टी से स्टार्ट कर रखा है, डायरेक्ट टी पर आते हैं। देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मेनर हाउस, एक लेडी थी, ठीक है, एक लेडी थी जो एक पुराने मेनर हाउस में रहती थी, ठीक है, मेनर बड़ा घर होता है जहां पर कोई एमिनेंट पर्सन रहा करता था, ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, एक लेडी थी जो कि मेनर के हाउस में रहा करती थी, ऑन द बॉर्डर, एक बड़े से फॉरेस्ट के बॉर्डर पे वो घर था, वहां रहा करती थी। अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि टी से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, अब यहाँ पर अ लेडी के लिए दिस लेडी आ सकता है ना, अ लेडी के लिए दिस लेडी आ सकता है, मतलब टी के बाद में क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। दिस लेडी हैड अ पेट बेयर शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, इस लेडी के पास एक पालतू भालू था जिससे वो बहुत प्यार किया करती थी, जिसकी वो बहुत शौकीन थी, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मुझे पता लग रहा है इट किसके लिए आ रहा है, इस किसके लिए आ रहा है, बेयर के लिए, भालू के लिए। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये भालू से कहाँ मिला था, फॉरेस्ट में मिला था, कैसे मिला था, हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख के मारे अधमरा हुआ पड़ा था, ठीक है, सो स्मॉल, बहुत छोटा था, एंड हेल्पलेस, मजबूर था, दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक, उसको पाला पोसा गया, ठीक है, उसको खिला पिलाकर पाला पोसा गया, किसके द्वारा, उस लेडी और एक पुराने कुक जो खाना बनाया करता था उसके द्वारा पाला पोसा गया। तो क्यों आ रहा है इसके बाद में, फिर दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप, देखो अब पहले उसके पाला पोसा गया, बोले कि बहुत कुछ सालों पहले की बात है, अब तो वो बड़ा हो गया है, ग्रोन अप,
टू अ बिग बेयर, इतना बिग हो गया है, सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, इतना बिग और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है दैट ही कुड हैव स्लेन, स्ले का मतलब होता है मारना, किल, कि वो एक काउ को भी मार सकता है, एंड कैरिड इट अवे बिटवीन हिज टू पॉज, और उसको घसीट कर अपने दोनों पॉज के बीच में ला सकता है ना, इफ ही हैड वांटेड टू, अगर वो चाहे तो पी आ गया, है ना, बट ही डिड नॉट वांट टू, देखो बिल्कुल क्रोनोलॉजी बन रही है, लेकिन उसने ऐसा चाहा नहीं, बट ही डिड नॉट वांट टू, ही वाज अ मोस्ट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, वो एक बहुत ही दयालु और बहुत ही फ्रेंडली बेयर था, हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए, किसी मैन को या किसी जानवर को, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इस हिसाब से बच्चों हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है TSQPR, TSQPR, है ना, डी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमें सिनोनिम पूछा है, वर्ड है हमारा कैटरपिल्ट, ठीक है। अब इसका मतलब होता है, एक तो होती है गुलेल, समझते हैं गुलेल, जिसमें ऐसे वी शेप का होता है, यहाँ पर एक इलास्टिक जैसा कुछ लगा रहता है ना, यहाँ पर आप किसी स्टोन को रखते हैं, उसे खींचते हैं और उसे एकदम झटके से फेंक देते हैं, धकेल देते हैं आगे फोर्स के साथ, तो उसको तो आप क्या कहेंगे, गुलेल, है ना। अब अगर हम इसको वर्ब के फॉर्म में लें, अगर ये वर्ब है, अगर ये नाउन है, तब तो क्या हो जाएगा, गुलेल, और जब वर्ब है तो इसका मतलब क्या है, टू थ्रो विद ग्रेट फोर्स, टू थ्रो समथिंग विद ग्रेट फोर्स, पूरी ताकत के साथ किसी चीज को फेंक देना या धकेल देना, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इसका सिनोनिम, तो देखो रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्गर बनाना, बहुत ज्यादा मजबूत बनाना, सुदृढ़ बनाना, तो उसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन है, फोर्टिफाई है, ठीक है, किसी चीज को बहुत ज्यादा सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, ठीक है, स्टिफन, स्टिफन, ओके। इंट्रीग का मतलब होता है बच्चों कि किसी चीज को बहुत ज्यादा, किसी को तरसाना, इंट्रीग मतलब टेम्प्ट, लालच देना, टेम्प्ट, फैसिनेट, कोई चीज अगर मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है तो क्या है, फैसिनेट कर रही है, टेम्प्ट कर रही है, ल्योर है, अब्जॉर्ब है, ल्योर, एब्जॉर्ब, ठीक है। किसी का डांस परफॉर्मेंस है, किसी का कोई प्ले है, उसने मुझे बिल्कुल फैसिनेट कर दिया, मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया, है ना, मुझे बहुत लालच आ रहा है उसको देखने का, तो मतलब क्या करना, एकदम लुभा लेना, ठीक है, कैप्टिवेट कर लेना, टेंटलाइज कर लेना, कैप्टिवेट एंड टेंटलाइज। और इसी से देखो हम बहुत सारी, ऐसे आपने बनाया मेस्मराइज, अब इनसे आप एडजेक्टिव कैसे बनाओगे, आईएनजी लगा दो, इंट्रिग्यूइंग, अल्योरिंग, फैसिनेटिंग, ठीक है, अब्सॉर्बिंग, कैप्टिवेटिंग, टेंटलाइजिंग, मेस्मराइजिंग, एंग्रॉसिंग, एंड ये सारे जो वर्ड्स हैं आईएनजी फॉर्म वाले वो एडजेक्टिव बन गए। अगर किसी का परफॉर्मेंस कैसा है, मेस्मराइजिंग है, तो मैं क्या हो गई, उसको देख के मेस्मराइज्ड हो गई। किसी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा टेम्पटिंग है, तो मैं क्या हो गई, टेम्प्ट हो गई उसको देख के, ठीक है। तो आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। अपहोल्ड का मतलब होता है कि किसी के द्वारा कही गई बात का समर्थन करना, सपोर्ट करना, अपहोल्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है, बैकिंग, बैक, सपोर्ट करना, और आप कह सकते हैं एडवोकेट, कहता है ना तुम वकालत मत करो इसकी, सपोर्ट मत करो इसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको गिवन है बच्चों, प्रोपेल, प्रोपेल का मतलब क्या होता है, वही थ्रो करना, ठीक है, प्रोपेल का मतलब भी होता है थ्रो करना, तो आंसर इसका ये हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम पूछा था, ठीक है। अब थ्रो है, इम्पेल भी हो सकता है, इम्पेल, है ना। एक वर्ड है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जोर से धकेलना, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, प्रेसिपिटेट जिसका मतलब है जोर से धकेलना, लेकिन अगर आपको वर्ड दिखता है प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब तो होता है वर्षा, बारिश, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेट वर्ब है, ठीक है, यहाँ तक डन है। नेक्स्ट देखो, दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, इसका आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, दे प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे, देखो, अ मीटिंग हैड टू बी प्रपोज टू बी हेल्ड बाय देम, कितना अजीब सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो दे प्रपोज्ड,
अब अगर हम बात करें दे प्रपोज, यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अ मीटिंग हैड टू बी प्रपोज टू बी हेल्ड बाय देम, इट वाज प्रपोज्ड बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग। अ मीटिंग शुड बी, कहां से आ गया शुड, इट वाज प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग। देखो इट वाज प्रपोज्ड टू होल्ड अ मीटिंग, यहाँ पर हमें ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दे है, तो दे को इन्होंने क्या ले रखा है, बाय देम में। इट वॉज प्रपोज टू होल्ड अ मीटिंग, इन दोनों सेंटेंसेस में जो फर्क है ना बी और डी में, वो मात्र इसका है। तो जब हमें बाय देम दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, तो इसको लो आप, इट वॉज प्रपोज बाय देम टू होल्ड अ मीटिंग, ठीक है, उनके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था मीटिंग रखने के लिए। नेक्स्ट देखो, सुरेश आस्क्ड प्रसाद वेदर ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट। अब हमें यहाँ दे दिया उल्टा, हमें इनडायरेक्ट स्पीच दे दी, डायरेक्ट स्पीच पूछी है, डायरेक्ट स्पीच पूछी है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर प्रीवियस नाइट है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, या तो लास्ट नाइट रहा होगा, है ना। लास्ट नाइट कहाँ कहाँ पर है, देखो लास्ट नाइट यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। चलो आस्क्ड, आस्क्ड है मतलब इंट्रोगेटिव है, चलो सारे इंट्रोगेटिव है। वेदर ही हैड वॉच्ड, ये कौन सा टेंस है, ये है आपका पास्ट परफेक्ट। अब सोचो, देखो हम जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस में कैसे चेंजेस करते हैं, प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज। इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। तो इसको पास्ट परफेक्ट में मैंने चेंज किया, मतलब मेरे डायरेक्ट स्पीच में क्या रहा होगा, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दें, और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर डिड यू वॉच, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन प्रीवियस नाइट, ठीक है। और डिड यू वॉच द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट, यहाँ पर प्रीवियस नाइट दे रखा है, इसको तो हम चेंज करके लिखते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में थोड़ी होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सुरेश आस्क्ड प्रसाद और सुरेश सेड टू प्रसाद, ठीक है। Have you watched the cricket match on television last night or did you watch the cricket match on television last night? कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, यहाँ देखो सेड टू को किसमें चेंज कर दिया हमने, सेड टू को चेंज कर दिया आस्क्ड में, ठीक है। डिड यू वॉच कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल को किसमें चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में। अब एक बात और ध्यान रखनी होती है कि इंट्रोगेटिव को आप किसमें चेंज करते हो, असर्टिव में। तो सब्जेक्ट पहले आ गया, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है, प्रसाद, प्रसाद के हिसाब से क्या आ गया, ही हैड वॉच्ड द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द प्रीवियस नाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो ईडियम पूछा है आपसे, हैव अ बियरिंग ऑन का मतलब होता है किसी चीज का किसी चीज पे असर पड़ना। जैसे मान लो मैंने कहा कि दिस डिसीजन, अभी जो तुम डिसीजन लोगे ना, इट विल डेफिनेटली हैव अ कंसिडरेबल बियरिंग ऑन योर फ्यूचर प्लान्स। आज जो तुम डिसीजन लोगे उसका काफी हद तक असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, असर पड़ना, असर पड़ना, ठीक है। टू गिव समथिंग or to tell something such as information as your opinion or your opinion, to openly display or make known one's belief, value, emotion or sentiment, to be in a position of disadvantage, retreat or defeat, to have an influence on something or a relationship to something। किसी चीज के ऊपर किसी चीज का प्रभाव पड़ना, मतलब उसका संबंध भी तो होगा, आज तुम्हारा जो डिसीजन तुम लोगे उसका बहुत हद तक रिलेशन होगा तुम्हारे फ्यूचर से, है ना, क्योंकि उस पे उसकी बियरिंग होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखो, आई टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, इसमें क्या है, ये जो पार्ट है ना आपका, ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन पार्ट है, ओके। आई टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ये पूछ रहा है आपसे एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, जेरेंडियल फ्रेज है। जेरेंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। मैंने आपको ये कल भी बताया था कि फ्रेज क्या होता है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फ्रेज होता है, अगर वो नाउन का काम करेगा तो उसे बोलोगे नाउन फ्रेज, अगर वो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा तो वो होगा एडजेक्टिव फ्रेज, और अगर वो एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब का काम मतलब
किस किस का जवाब देगा? हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन और हाउ मच। इनका जवाब देगा, वाई का जवाब देगा, मतलब रीजन भी बताता है। ये सब क्या बताते हैं? एडवर्ब। अगर इनका जवाब देगा कोई भी फ्रेज तो उसको एडवर्ब फ्रेज कह दोगे। कल की क्लास देखना, कल हमने डिटेल में देखा था एडवर्ब फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को, ठीक है। तो मुझे सिंपली ये पहचानना है कि क्या है। अब देखो, आई टुक आउट, क्या मैं इस पूरे की जगह समथिंग लिख सकती हूँ? मैंने क्या निकाला? आई टुक आउट समथिंग। अब मेरा समथिंग क्या है? आई टुक आउट अ बॉक्स। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। क्या इस ऑब्जेक्ट को मैं बड़ा नहीं बना सकती? मैंने इसके लिए एक एडजेक्टिव ले लिया स्मॉल, एक एडजेक्टिव ले लिया ब्लैक और एक एडजेक्टिव ले लिया कि वो टिन का था। भाई एक बॉक्स है जो छोटा था, काले रंग का था और टिन उसका मटेरियल था। तो अब ये पूरा का पूरा, आप चाहे उसको कितना ही बड़ा कर दो, रहेगा तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, तो नाउन ही, समथिंग ही। मैंने कल भी आपसे कहा था कि समबडी और समथिंग की जगह आप कुछ भी लगा लो, वो नाउन ही रहेगा हमेशा, ये कहा था। तो वो क्या हो जाएगा? आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं इसको आपको और डिटेल में बताऊं, मैंने कहा द गर्ल इज माई सिस्टर, ठीक है। द गर्ल इन ब्लू जीन्स इज माई सिस्टर। मैं इसको चाहे ऐसे लिख दूं, द गर्ल वियरिंग ब्लू जीन्स, द गर्ल वियरिंग ब्लू जीन्स इज माई सिस्टर। तो हर केस में मैंने क्या करा? मैंने अपने नाउन को बढ़ा दिया। भाई द गर्ल क्या था? नाउन, एक व्यक्ति है जो मेरी मेरी बहन है, एक व्यक्ति जो ब्लू जीन्स में है। अब ये क्या है? इन ब्लू जीन्स, द गर्ल इन ब्लू जीन्स, पूरा का पूरा क्या है? नाउन फ्रेज। पूरा का पूरा क्या है? नाउन फ्रेज, द गर्ल इन ब्लू जीन्स, ठीक है। अब अगर आप समझना चाहो ना बच्चों, तो थोड़ा सा मैं आपको और एक्स्ट्रा में समझा रही हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि खाली खाली इन ब्लू जीन्स क्या है, तो खाली इन ब्लू जीन्स क्या कर रहा है? लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, अगर समझ में आई बात तो। खाली अगर इन ब्लू जीन्स पूछा होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या कर रहा है? गर्ल की विशेषता बता रहा है। कौन सी लड़की? भाई कौन सी लड़की जिसने ब्लू जीन्स पहनी थी, तो ये तो हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन पूरा का पूरा द गर्ल इन ब्लू जीन्स, अब ये पूरा का पूरा कौन है? समबडी, समबडी इज माई सिस्टर। वो समबडी कौन है? वो लड़की जिसने ब्लू जीन्स पहनी हुई है, ठीक है। द गर्ल वियरिंग ब्लू जीन्स पूरा का पूरा क्या है? यहाँ पर नाउन फ्रेज है, क्योंकि किसकी जगह आ रहा है? सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। आई होप आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर आंसर हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्ज। अब फोर्ज के दो मीनिंग होते हैं बच्चों। फोर्ज का एक मतलब तो होता है धोखा देना, फोर्ज का एक मतलब होता है धोखा देना, और फोर्ज का दूसरा मीनिंग होता है, देखो एक मतलब तो हुआ है इसका धोखा देना, फोर्ज, फोर्जरी कहते हैं ना। और दूसरा होता है इसका मतलब बिल्ड करना, क्रिएट करना, कुछ कुछ बिल्ड करना, क्रिएट करना, कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो पूछा क्या आपसे? सिनोनिम आंसर हो गया कंस्ट्रक्ट, बिल्ड करना, निर्माण करना, फॉर्म करना, कुछ चीज फॉर्म करना, एस्टेब्लिश करना, ठीक है, एस्टेब्लिश करना। प्रीक्लूड वर्ड दे रखा है, प्रीक्लूड और स्टॉल दोनों का मतलब होता है आप किसी को किसी काम को करने से क्या कर रहे हो? रोक रहे हो, स्टॉप। स्टॉप कर रहे हैं मतलब इंटरडिक्ट कर रहे हो, इंटरडिक्ट कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, प्रोहिबिट कर रहे हो, ठीक है। किसी को रोकना मतलब किसी के काम में क्या कर रहे हो? दखल अंदाजी कर रहे हैं, तो हिंडर हो गया, रोकना, हिंडर हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, है ना, इम्पीड हो गया। किसी को किसी काम को करने से रोकना, दखल अंदाजी करना, हिंडर करना, ठीक है। इनहिबिट, इनहिबिट भी हो सकता है, इनहिबिट करना, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। इंडिग्नेंट आपको वर्ड दे रखा है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है कि व्यक्ति क्या है? गुस्से में है, एंग्री है, एंग्री है, अर्ग्ड है, ठीक है। गुस्से में है, एंग्री है, अर्ग्ड है, वेक्स्ड है, रिसेंटफुल है, बहुत ज्यादा
गुस्से में है, ठीक है। इसी के लिए वर्ड होता है पीक्ड, PIQUED, ठीक है। और ऑफेंडेड है, एंग्री है, इन्फ्यूरिएटेड है, पीव्ड भी कह सकते हैं, पीव्ड। ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हैं जब व्यक्ति क्रोधित है, गुस्से में है। तो आंसर इसका हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पर्सन हु मेक्स अ रिटन स्टेटमेंट फॉर यूज इन अ लॉ कोर्ट। यहाँ पे हमें पहला ऑप्शन दे रखा है डेपोनेंट, वर्बोज, फुटनोट और मेज। अब मेज तो क्या होता है, भूल भुलैया, गेम खेलते हो ना वो, भूल भुलैया टाइप, ठीक है। ऐसे 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 करके वो गेम होता है ना, पहुंचाना होता है किसी को घर तक, ऐसा कुछ है ना। तो कुछ भी अगर ऐसी चीज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ से बाहर है, आप उसको लेबिरिंथ कहते हैं। कोई ऐसी पहेली है, कोई रिडल है जो सॉल्व नहीं हो रही है, लेबिरिंथ कह सकते हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चों फुट नोट क्या होता है, फुट पैर होते हैं, तो इसको आप नीचे से याद करो, है ना। फुट नोट होता है एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड टू अ बॉटम ऑफ अ पेज ऑफ बुक। किताब के किसी पन्ने के नीचे, ऐसे किसी किताब के पन्ने में ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसे लाइन रहती है, जो यहाँ लिखा रहता है उसको क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसको क्या कहा जाता है, फुट नोट कहा जाता है, अतिरिक्त, ठीक है, एक्स्ट्रा होती है वो। वर्बोज का मतलब क्या होता है, दूसरे कलर से लेते हैं। वर्बोज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलना, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। तो व्यक्ति कैसा है, बहुत बोलता है तो वर्डी है, लंबी लंबी बातें करता है तो प्रोलिक्स, है ना। लेंदी हो जाएगी उसकी की हुई बातें, लेंदी हो जाएगी, प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी, प्रोट्रैक्टेड हो जाएगी, प्रोट्रैक्टेड, ठीक है। इफ्यूसिव मतलब जितनी जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा। मैंने बोला ही ऑफर्ड मी एन एफ्यूसिव वेलकम, एफ्यूसिव मतलब बढ़ा चढ़ाकर, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया वेलकम, तो जितने की जरूरत नहीं थी उतना, यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। अब जो व्यक्ति बहुत बोलता है वो कौन होता है, टॉकेटिव होता है। जो बहुत बोलता है वो क्या होगा, टॉकेटिव है, लोक्वाशियस है, ठीक है, गैरुलस है, वॉल्यूबल है। जो बहुत ज्यादा बोलता है उसको आप क्या कहते हैं, टॉकेटिव, लोक्वेशियस, गैरुलस, ठीक है, और वॉल्यूबल, जो बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन मॉक में आपको लगेगा एक तो वोकैब के क्वेश्चंस कम है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि वोकैब करनी ही नहीं है। हमने 50 सेट्स जो कंप्लीट किए हैं उसमें भर भर के वोकैबुलरी की है बहुत सारी, है ना। इसके अलावा आपको पुरानी क्लासेस में मिल जाएंगी वोकैब की, कहीं पर भी कुछ नहीं छोड़ा, एक भी वर्ड नहीं छूटा है, आप वहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर हम नाउन देखें तो एक तो है प्रीवेरिकेट वर्ब। प्रीवेरिकेट का मतलब क्या होता है, इधर उधर की बात करना, मतलब आप क्या कर रहे हो, सरकम लॉक्यूशन, सरकम लॉक्यूशन, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मुद्दे की बात से भटका रहे हो। सरकम लॉक्यूशन और प्रीवेरिकेट दोनों का मतलब क्या होता है, टू बीट अराउंड द बुश, टू बीट अराउंड द बुश। आप सच्चाई को छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हो, मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो, तो कहा जा सकता है कि डोंट प्रिवेरिकेट एंड डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड डायरेक्टली कट टू द चेस। इधर उधर की बातें करना बंद करो, लंबी लंबी, और सीधा मुद्दे पर आओ। तो हमारा जो आंसर है वो डेपोनेंट हो जाएगा। डेपोनेंट की डेफिनेशन होती है एक ऐसा व्यक्ति हु मेक्स अ डिपोजिशन और एफिडेविट अंडर ओथ, किसी ओथ के अंडर वो कोई एफिडेविट बनवाता है और कोई स्टेटमेंट जो है, रिटन स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है, जिसको एक लॉ, एक कोर्ट में पेश किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है, डेपोनेंट, ठीक है, जिससे हम एफिडेविट वगैरह बनवाते हैं। चलिए, एक और क्वेश्चन है हमारा पैराजंबल का। पैराजंबल का यह क्वेश्चन है, किससे स्टार्ट हो रहे हैं, आंसर एक बार देखते हैं। PRSR, मतलब PRSR को मुझे देखना है, ठीक है। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम। अब ये हिम मुझे नहीं पता कौन है, ये हिम का मुझे नहीं पता कौन है, तो मतलब पी से तो सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम। ये हिम मुझे नहीं पता कौन है, क्यू से सेंटेंस स्टार्ट भी नहीं हो रहा। ही वॉज अ काइंड नेबर, ये ही कौन है पता नहीं, एस से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और बचा आर, अब दोनों में आर है तो ये तो पक्का है कि आर से ही सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो आर को पढ़ लेते हैं। मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, एट द फुट हिल्स ऑफ द काटस्किल माउंटेन्स, ठीक है, ये जो माउंटेन है इनके फुट हिल में सालों पहले वॉज अ लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव हुआ करता था। आर मेरा स्टार्टिंग सेंटेंस है। अब विलेज की बात और कहाँ हो रही है,
यहाँ देखो, इन द विलेज, उस विलेज में एक सिंपल गुड नेचर्ड फेलो रहा करता था जिसका नाम क्या था, वेन विंकल, ये उसका नाम था। ठीक है, उसके बाद अब ये एक व्यक्ति का नाम है, देखो नेम, ये बार बार हिम आ रहा है तो इसी के लिए आ रहा होगा। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन। उसके बाद एस, ये देखो RTS ये बन रहा है यहाँ पर। तो पहले तो बताया कि ये गांव था, वहां पर एक व्यक्ति रहा करता था, इसका नाम ये था, और बहुत काइंड था, लोगों की मदद करता था, एस में आ रहा है। और क्योंकि वो मदद करता था तो एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, सब उसको पसंद करते थे, पी। और जो बच्चे हैं वो खुशी के मारे चिल्लाते थे जब वो उसको देखते थे, बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था, है ना, उनके साथ पतंगे उड़ाता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था, पत्थर फेंकता था, एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, बी। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। आप क्या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, ग्रामर कितना समझ पा रहे हो, मीनिंग कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, रीना रीड योर बुक्स थरोली। अब ये थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि ये जो गिवन सेंटेंस है ना, इसको आप सब्जंक्टिव मूड में चेंज करो। सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, इस पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, सब्जंक्टिव मूड का यूज किया जाता है किसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो को डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर टू एक्सप्रेस अ विश, रिकमेंडेशन और डिमांड। ठीक है, किसी डिमांड को, किसी विश को, या फिर कोई रिकमेंडेशन को डिस्क्राइब करने के लिए सब्जंक्टिव मूड का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो आपका सेंटेंस है, रीना रीड योर बुक थॉरली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, ये तो रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो विश नहीं है, ये तो ऑर्डर है। ये तो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया, जिसमें आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ये तो वैसे, इसको तो वो चेंज करा रहा है सब्जंक्टिव मूड में। बस मुझे कुछ नहीं करना है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये चूज करना है कि कौन से सेंटेंस में एक सुझाव है, या फिर एक डिमांड है, या फिर एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, विश है। रीना रीड्स हर बुक्स थॉरली, ये सेंटेंस कैसा है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये तो सिंपल सकारात्मक वाक्य डिक्लेरेशन कर रहे हो आप कि रीना अपनी किताबों को बहुत गहराई से पढ़ती है। ठीक है, रीना शुड रीड हर बुक्स थॉरली, शुड आ रहा है बच्चों, रिकमेंडेशन होती है शुड में। कि अगर मैं कहूँ भाई यू शुड वर्क हार्ड, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मेरी इच्छा है कि तुम पढ़ो। देखते हैं आगे, रीना व्हाई आर यू नॉट रीडिंग हर बुक्स थॉरली, ये तो क्वेश्चन है, ये तो सब्जेक्टिव मूड नहीं बता रहा है। इफ रीना रीड्स हर बुक्स थॉरली शी विल स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन, तो कंडीशनल सेंटेंस है, ये तो कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा बचा, सेकंड। तो ये जितने हार्ड दिख रहे हैं और बच्चे इनसे डर रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, फोकस के साथ आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। रीना शुड रीड हर बुक्स थॉरली, क्योंकि ये क्या है, रिकमेंडेशन है। ठीक है, कि उसको पढ़ना चाहिए थॉरली। अब यहाँ पर है हमारा एक अच्छा खासा बड़ा पैसेज, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसके, है ना, ताकि हम पैसेज को पढ़ते वक्त, क्योंकि पैसेज भी देखा गया एग्जाम्स में, तो हमने क्लोज टेस्ट को हटा के पैसेज ले लिए। क्लोज टेस्ट हम बहुत कर चुके हैं 50 सेट्स में, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि पढ़ते वक्त वहां पर ध्यान रहे हमारा, है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल अल्टीमेटली ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, पलट देना, उल्टा कर देना, पलटना। द फॉर्म अ सोशल ऑर्डर विच, पैसेज के अकॉर्डिंग लोग अल्टीमेटली पलट देते हैं हमारा जो सामाजिक ढांचा है ना, उसके फॉर्म को, किसके आधार पर देखेंगे, किसके आधार पर। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, रूट आउट, इन्फर का मतलब है होता है आप क्या समझते हो, रूट आउट जो वर्ड दे रखा है ना पैसेज में, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, बिकॉज इन द फॉर्मर ही सीज द मीन्स ऑफ परपेचुएशन एंड सर्वाइवल ऑफ हिज डिसेंडेंट्स। अब ये लाइन आएगी कहीं पैसेज में, तब देखेंगे। तो वो पूछ रहा है कि इसमें ये वाली जो लाइन है ना, बिकॉज से लेके और मीन्स तक, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है। अच्छा, एडवर्ब क्लॉज भी कॉज का है या पर्पस का है, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस अ बैरियर ब्रेक्स, ये भी पैसेज में आएगा। तो पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में वंस अ बैरियर ब्रेक्स जो है वो किस प्रकार का क्लॉज है। ठीक है, और इगैलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। अब इगैलिटेरियनिज्म तो हमें वैसे भी पता है, चाहे हम पैसेज पढ़े या ना पढ़े, फिर भी हम पैसेज पर आते हैं वापस। ठीक है, चलो देखो, द टास्क विच गांधी जी अंडरटुक, वो कार्य
वो कार्य जो गांधी जी ने लिया था, स्टार्ट किया था, वॉज नॉट ओनली द अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। वो केवल राजनीतिक आजादी को अचीव करने का ही नहीं था, केवल पॉलिटिकल फ्रीडम को अचीव करने का नहीं था, बट ऑल्सो साथ ही साथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोशल ऑर्डर। साथ ही साथ किसका भी काम था और वो क्या भी करना चाहते थे, बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा पर आधारित एक समाज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, एक समाज की स्थापना करना चाहते थे जो सच्चाई और नॉन वायलेंस पर निर्भर हो। ठीक है, और किस पर निर्भर हो, एकता और शांति पर। इक्वालिटी मतलब समानता, एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और सब एक दूसरे के भाई हो, भाईचारे पर आधारित हो, एंड मैक्सिमम फ्रीडम फॉर ऑल, और सबको ज्यादा से ज्यादा आजादी मिले। तो वो ऐसा समाज भी स्थापित करना चाहते थे पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ। ठीक है, जहां कोई हिंसा ना हो। दिस अनफिनिश्ड पार्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उनका ये जो प्रयोग था जो अधूरा रह गया, अनफिनिश्ड, उनके प्रयोग का यह जो अधूरा हिस्सा है, वॉज परहैप्स मोर डिफिकल्ट टू अचीव, शायद ये ज्यादा मुश्किल था अचीव करना, किससे, देन द अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। राजनीतिक आजादी को अचीव करने से ज्यादा मुश्किल था इस प्रकार का समाज बनाने का उनका सपना। ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड, पॉलिटिकल स्ट्रगल में तो क्या क्या इन्वॉल्व था, फाइट, लड़ाई झगड़ा था अगेंस्ट द फॉरेन पावर, हमें एक फॉरेन पावर के अगेंस्ट लड़ना था तब हमें आजादी मिलती। एंड ऑल वन डू वाज आइदर, और एक व्यक्ति जो कुछ कर सकता था वो क्या था, या तो आइदर ज्वाइन इट, या तो उसको ज्वाइन कर ले उस स्ट्रगल को। ठीक है, उस स्ट्रगल को, फ्रीडम स्ट्रगल को, और विश इट्स सक्सेस, या तो उसको ज्वाइन किया लोगों ने या फिर उसके सफल होने की कामना की, दो ही ऑप्शन थे उनके पास। इन एस्टेब्लिशिंग सोशल ऑर्डर ऑफ दिस पैटर्न, इस प्रकार के समाज की स्थापना करने में देयर वाज लाइवली पॉसिबिलिटीज ऑफ अ, काफी हद तक जीवंत संभावनाएं थी, ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट की, लड़ाई झगड़ा हो, अराइजिंग, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो, बिटवीन ग्रुप्स एंड क्लासेस, वर्गों और ग्रुप्स के बीच में, ऑफ अवर ओन पीपल। तो इस प्रकार का समाज बनाने में काफी हद तक संभावना थी कि हमारे ही वर्गों, हमारे ही क्लासेस, हमारे ही लोगों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो जाएं, बढ़ जाएं। एक्सपीरियंस शोज, अनुभव ये कहता है दैट मैन वैल्यूज हिज पोजेशन इवन मोर देन हिज लाइफ। अनुभव ये कहता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन से ज्यादा अपनी संपत्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। पोजेशंस मतलब अपनी संपत्ति उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी जिंदगी से ज्यादा। बिकॉज इन द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाला क्या है, पोजेशन। क्योंकि जो फॉर्मर, जो संपत्ति है ना, ही सीज द मीन्स फॉर परपेचुएशन, उस संपत्ति को किस रूप में देखता है कि भाई उससे उसका क्या चलेगा, वो आगे तक चलेगा, उससे जारी रहेगा, है ना, उसका जीवन चलेगा। एंड सर्वाइवल, और भाई सर्वाइव करेगा, जिएगा, ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, अपने आगे आने वाले वंशों के बारे में सोचता है कि उनके लिए सर्वाइवल का काम करेगी ये संपत्ति। यही तो होता है भारत में कि हम अपने बच्चों के लिए कितना छोड़कर जाएंगे, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितना छोड़ के गए। तो आने वाले वंश के लिए भी वो इस चीज का बहुत मेक श्योर करते हैं कि उनके पास इतनी संपत्ति हो कि उनके आने वाले वंशज भी जो है, आगे आने वाला जो वंश है वो भी अच्छे से उस पर सर्वाइव कर ले। इवन आफ्टर हिज बॉडी इज रिड्यूस टू एशेस, यहाँ तक कि किसके बाद, जब उनकी जो खुद की देह है वो राख में बदल गई, वो मर गए, उसके बाद भी वो इस चीज की बहुत चिंता रखते हैं कि हमारे मरने के बाद क्या मिलेगा हमारे बच्चों को। अ न्यू ऑर्डर कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, और ये जो नया ऑर्डर है ना जो गांधी जी ने जिसका सपना देखा था कि ऐसा समाज हो, ऐसा समाज कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, तब तक नहीं स्थापना ऐसे समाज की हो सकती जब तक रेडिकली चेंजिंग द माइंड, जब तक हमारा माइंड और एटीट्यूड नहीं बदल जाता ऑफ मैन, किसका, पुरुषों का, मतलब लोगों का, यहाँ पर ह्यूमन से है मैन का मतलब, जब तक लोगों का टुवर्ड्स प्रॉपर्टी, जब तक लोगों का संपत्ति के प्रति ये जो एटीट्यूड और माइंड है ना, अप्रोच है, वो चेंज नहीं होगी। एंड एट सम स्टेज और द अदर, और कभी ना कभी, किसी ना किसी समय, द हैव्स, हैव्स कौन होते हैं, अमीर लोग, ठीक है, हैव टू यील्ड प्लेस, यील्ड का मतलब होता है देना, कभी ना कभी तो ये जो अमीर लोग हैं उनको देनी पड़ेगी जगह, टू किसको, हैव नॉट, हैव नॉट कौन होते हैं, गरीब, हैव्स होते हैं अमीर, हैव नॉट्स होते हैं गरीब, इसको सिंगुलर प्लूरल के लिए भी ध्यान रखना। हैव का प्लूरल होता है हैव्स और हैव नॉट का प्लूरल होता है हैव नॉट। ठीक है, तो कभी ना कभी तो अमीरों को, गरीबों को अपनी जगह देनी पड़ेगी। वी हैव सीन, हमने देखा है, इन आवर टाइम, अपने समय में, अटेम्प्ट्स टू अचीव अ काइंड ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी, हमने देखा है कि बहुत प्रयास हुआ है एक समान, मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, जहां पर सबको समान अधिकार मिलते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, ठीक है, समान अधिकार मिलते हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो। तो ऐसी सोसाइटी को अचीव करने के अटेम्प्ट्स हमने देखे हैं, प्रयास किए गए हैं, एंड अ पिक्चर ऑफ इट,
आफ्टर इट वॉज अचीव, और हमने वो भी देखा है कि जब उसको अचीव कर लिया गया था तो ऐसे समाज की क्या तस्वीर थी, बट दिस वॉज डन, लेकिन हुआ था जैसे तैसे बाय एंड लार्ज थ्रू द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स। लेकिन कैसे हुआ था? लड़ाई झगड़ा करके, फिजिकल फोर्स के कारण ऐसा समाज बन तो गया था इगैलिटेरियन सोसाइटी, लेकिन कैसे बनी थी? लड़ाई झगड़े से। ठीक है, इन द अल्टीमेट एनालिसिस इट इज डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल। अगर हम अल्टीमेटली इसका एनालिसिस करें, अवलोकन करें, तो इट इज डिफिकल्ट, अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो डिफिकल्ट बहुत है कहना दैट द इंस्टिंक्ट टू पजेस, ये जो प्रवृत्ति है ना हमारी, प्रवृत्ति, पजेस मतलब रखने की, है ना, हम संपत्ति को रखने की, हैज बीन रूटेड आउट, वो क्या हो गई है? रूटेड आउट का मतलब क्या होता है? रिमूव। ध्यान रखना, ये आया था ना वर्ड, ठीक है, और दैट इट विल नॉट रीअपियर। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होगा कहना कि हमारी ये जो चीजों को अपने पास इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति है वो रिमूव हो गई है, और ये कहना भी मुश्किल है कि दैट इट विल नॉट रीअपियर, कि कभी वापस नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत मुश्किल है कहना, इन एन इवन वर्ड्स फ्रॉम अंडर अ डिफरेंट गाइड। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है कहना कि ये जो प्रवृत्ति है कभी वापस नहीं आएगी। इट मे इवन बी दैट लाइक, यहाँ पर वन होगा ये ना, लाइक वन हैज केप्ट कन्फाइंड विथ कंटेनर। देखो, इट में इवन बी लाइक, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे वन हैज केप्ट, बल्कि ये वन नहीं है, ये अ गैस, हैज की जगह होगा गैस, है ना, जैसे गैस है मान लो, केप्ट कन्फाइंड, उसको कन्फाइंड मतलब बंद करके रख दिया गया, विद इन कंटेनर्स, कंटेनर्स में, डब्बों में, अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत प्रेशर के अंडर, या फिर वाटर, पानी को, हेल्ड बाय अ बिग फैन, बड़े बड़े जो बांध होते हैं ना, उन बांधों में उस पानी को कैसे रख दिया गया? रोक के रखा गया। वंस अ बैरियर ब्रेक्स, ये आया था क्वेश्चन में, ध्यान रखना, जैसे ही वो बैरियर टूटता है, मतलब ढक्कन खुलेगा, मान लो जिसमें गैस थी उस कंटेनर का ढक्कन खुल जाए, बांध का दरवाजा खोल दोगे, तो जैसे ही वो बैरियर ब्रेक होता है, द रिएक्शन विल वन डे स्वीप बैक विद अ वायलेंस इक्वल इन एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी टू व्हाट वाज यूज्ड टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द आउटवर्ड इगैलिटेरियन फॉर्म। ये बिल्कुल उसी तरीके से फटके निकलेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा, चाहे वो गैस हो चाहे पानी हो। ठीक है, और बहुत वायलेंस होगा, बिल्कुल किसके बराबर? इक्वल इन एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी और एक्सटेंट बहुत ज्यादा, बिल्कुल उसके समान होगा, किसके समान? टू व्हाट वाज यूज्ड टू, बिल्कुल वही फोर्स और वही वायलेंस होगा जो कि कब यूज किया गया था? टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द आउटवर्ड इगैलिटेरियन फॉर्म, जो बाहरी बाहरी तौर पे समानता, समानता का जो जिस तरह की सोसाइटी बनाने के बारे में सोचा था ना, जो बाहर बाहर से इगैलिटेरियन दिख रही थी, उस प्रकार के समाज को मेंटेन और एस्टेब्लिश करने के लिए जिस फोर्स का यूज किया था ना, उसी फोर्स के साथ वो पानी और जो पोजेशन जो है गैस है वो निकल के आएगी, मतलब इक्वल फोर्स होगा। दिस एनफोर्स्ड इगैलिटेरियनिज्म कंसिस्ट, और ये जो थोपा गया इगैलिटेरियनिज्म है ना, समानता है, उसमें क्या आता है? इन इट्स ओन बॉसम, और उसने क्या कर लिया अपने खुद के अंदर, द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, और इस प्रकार उसने अपने ही अंदर अपने ही विनाश के बीज को बो लिया, द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। द रूट कॉज ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज पॉसेसिवनेस, जो मुख्य कारण है ना, जो हमारे हमारे ही देश में वर्गों में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, दूसरे देशों की तो छोड़ो, अपने ही देशों में, अपने ही मुल्क में एक दूसरे के साथ जो हम झगड़ा करते हैं, ठीक है, उसका रूट कॉज क्या है? इस पॉसेसिवनेस, पॉसेसिवनेस मतलब भाई ये चीज मेरी है, ये मेरी है, ये मेरा है, और द एक्विजिटिव इंस्टेंस, एक्विजिटिव मतलब लालच, लालसा होना कि मेरे पास इतना आ जाए। सो लॉन्ग एज द आइडियल दैट इज टू बी अचीव, जब तक कि जो आइडियल है दैट इज टू बी अचीव, जिसको अचीव किया जाना है, इज वन ऑफ सिक्योरिंग द मैक्सिमम मटेरियल सेटिस्फेक्शन, जब तक कि लोगों का आइडियल क्या रहेगा कि हमें क्या अचीव करना है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मटेरियल सेटिस्फेक्शन, मतलब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, बंगला हो, पावर हो, जब तक ये आइडियल रहेगा ना, पॉसेसिवनेस कैन नाइदर बी सप्रेस्ड, तब तक पॉसेसिवनेस को ना तो दबाया जा सकता है, नॉर एलिमिनेटेड, ना ही रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, ना ही उसको हटाया जा सकता है, बट विल ग्रो ऑन, लेकिन ये जरूर पक्का है कि वो बढ़ेगी, व्हाट इट फीड्स, ठीक है, जैसा वो फीड करती है, नॉर विल इट, nor will it cease to be such. It is possessiveness, वो possessiveness ही है, still whether it is confined to only a few, चाहे वो कुछ ही लोगों के पास हो, एक possessiveness है, चाहे वो कुछ ही लोगों के पास हो, it is shared by many, या बहुत सारे लोगों के पास हो। If egalitarianism is to be ensured, अगर आपको समानता को सुनिश्चित करना ही है ना, तो it has to be based on not on the possession of the maximum material goods,
तो वो इस बात पे आधारित नहीं होनी चाहिए कि किसके पास कितना ज्यादा मटेरियल गुड है, किसके पास कितनी संपत्ति है ना, बाय अ फ्यू और बाय ऑल, चाहे वो कुछ लोगों के पास हो या सबके पास हो, बट वो किस पर बेस्ड होनी चाहिए, बट ऑन वॉलेंटरी, इच्छा से, अपनी इच्छा से, एनलाइटन, बहुत समझदारी से, रिनंसिएशन ऑफ दोज गुड्स, आप उन गुड्स का क्या कर दो, रिनंसिएशन मतलब उनको, उनका दान कर दो, उन्हें त्याग दो, विच कैन नॉट बी शेयर्ड बाय अदर्स और कैन बी enjoyed only at the expense of theirs. This calls for substitution of spiritual values, और इसके लिए किसकी आवश्यकता है, कुछ आध्यात्मिक वैल्यूज की, दैट इज समटाइम्स इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, जिसको कभी कभी प्रगति के साथ इक्वेट किया जाता है आजकल, है ना। नाइदर स्पेल्स पीस, जो ना तो शांति लाता है और ना ही प्रोग्रेस लाता है। महात्मा गांधी हैज शोन अस, महात्मा गांधी ने हमें दिखाया है, हाउ द एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट, कैसे ये लालची जो लालच वाली प्रवृत्ति होती है, इनहेरेंट इन मैन, जो कि व्यक्ति में भरी हुई है ना, जड़ है, कुड बी ट्रांसम्यूटेड, उसको चेंज किया जा सकता है बाय द अडॉप्शन ऑफ द आइडियल ऑफ ट्रस्टीशिप, ठीक है, किसके किसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रस्टीशिप, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टीज, अमीर लोग क्या हो जाएंगे, ट्रस्टीज हो जाएंगे ट्रस्ट के, दैट लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल, जो आम लोगों की कल्याण का ख्याल रखेंगे। देखो हमारा क्वेश्चन जो पहला पूछा है पैसेज में, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग लोग अल्टीमेटली किसको पलट के रख देते हैं, ओवरटर्न द फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर विच, किस प्रकार के सामाजिक ढांचे को बदलने की बात हो रही है पैसेज में। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली लास्ट में यही कहा था ना कि कुछ ऐसा होना चाहिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज होनी चाहिए, और लास्ट में कहा था कि जो हैव्स हैं उनको जगह दे देनी चाहिए हैव नॉट्स को, उनको उनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए, है ना। तो किस प्रकार के सामाजिक ढांचे को बदल देते हैं अल्टीमेटली लोग, कैसा ढांचा, विच डज सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स, अगर वो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्यों बदलेंगे, विच इज बेस्ड ऑन कंसिलेशन एंड रिप्रोचमेंट, कंसिलेशन का मतलब होता है समझौता और रिप्रोचमेंट का मतलब होता है लंबी लड़ाई के बाद फ्रेंडली रिलेशनशिप होना, अगर ऐसा समाज है तो उसे क्यों बदलेंगे, इज नॉट कंजीनियल, विच इज नॉट कंजीनियल टू द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द पीपल, जो कि फ्रेंडली नहीं है टू द स्पिरिचुअल वैल्यूज ऑफ द पीपल, पैसेज इसके बारे में नहीं था। ऐसा समाज जो कि देखो कोर्शन और ऑपरेशन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वर्गों में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, इसलिए तो लास्ट में कंक्लूड क्या किया था कि भाई अमीरों को गरीबों को जगह दे देनी चाहिए और कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो ट्रस्टी बन जाए और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प करें, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द फ्रेज रूट आउट, भाई रूट आउट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, इरेडिकेट कर देना, इरेडिकेट कर देना, उसको रिमूव कर देना, रिमूव कर देना, ऑब्लिटरेट, इसके बहुत सारे सिनोनिम है, ऑब्लिटरेट मतलब जड़ से ही हटा दिया, ऑब्लिटरेट, एक्सपंज, ठीक है, एक्सटर्पेट, एनिहिलेट, अगर किसी को जड़ से ही मिटा दिया, किसी को जान से भी मार दिया, कि सबूत जो है वो जड़ से उखाड़ दिए, गरीबी को जड़ से उखाड़ दिया, उन सबके लिए आ जाएगा, डेसिमेट भी हो जाएगा, ठीक है, डेसिमेट, उन सबके लिए आ जाएगा। और बाकी एक्सपंज कह सकते हैं, इफेस कह सकते हैं, इफेस हो जाएगा, एक्सपंज हो जाएगा, वीड आउट हो जाएगा, इफेस, मैंने कहा नथिंग कुड इफेस दोज मेमोरीज फ्रॉम माय माइंड, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मेरे दिमाग से उन मेमोरीज को रिमूव कर सके, इफेस कर सके, तो रिमूवल से संबंधित है। तो देखो इंस्टिल का मतलब तो क्या होता है, मन में बिठाना, जैसे बड़े लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को, शिक्षाओं को हमारे मन में बिठाना चाहते हैं, तो इंस्टिल तो होगा नहीं, फाइंड एंड रिमूव समथिंग और समवन, और टू फ्लैटन समथिंग, फ्लैटन किसी चीज को सीधा कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, फाइंड एंड रिमूव समथिंग, भाई रूट आउट कब करोगे, जब आपको कोई चीज मिलेगी और आपने उसको जड़ से खत्म कर दिया, थर्ड इसका आंसर होगा, ठीक है, फाइंड एंड रिमूव समथिंग और समवन, क्योंकि इसमें केवल डिस्ट्रॉय का सेंस आ रहा है। हियर बिकॉज इन द फॉर्मर ही सीज द मीन्स फंक्शंस एज, अब ये जो आपको दिया गया है ना, बिकॉज इन द फॉर्मर ही सीज द मीन्स फॉर परपेचुएशन एंड सर्वाइवल ऑफ हिज डिसेंडेंट्स, भाई उसमें क्या था पैसेज में, क्यों पोजेशन के लिए ज्यादा पॉजिटिव क्यों है संपत्ति के लिए,
क्योंकि वो क्या देखता है उसमें, उसको परपेचुएशन, उसका जारीपन दिखता है कि जिंदगी चल रही है, एंड सर्वाइवल दिखता है अपने आने वाली पीढ़ियों का, ठीक है। अब वो पूछ रहा है बिकॉज इन द फॉर्मर, तो इसमें तो कुछ नहीं है, बिकॉज रीजन बता रहा है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज ये क्यों नहीं है, क्योंकि किसी की विशेषता नहीं बता रहा नाउन प्रोनाउन की। नाउन क्लॉज क्यों नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, बिकॉज है, कारण बता रहा है कि भाई ज्यादा पोजेशन, संपत्ति के प्रति इतना झुकाव क्यों है लोगों का, कारण। कारण क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, देखो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, कॉज मतलब कारण, पर्पस नहीं है, ठीक है। पर्पस में तो क्या आता, सो आता, देयरफॉर आता, ये क्या है, कारण, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसके अंदर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, कारण आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो बिकॉज इन द फॉर्मर ही सीज, बिकॉज इन द फॉर्मर ही सीज द मीन्स, ओके। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है ही और सीज वर्ब है, इसको क्या बोलोगे आप, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, once a barrier breaks, in once a barrier breaks the reaction will one day sweep back, मतलब जब वो बैरियर हटेगा तो एक दिन उतनी ही तेजी से बाउंस बैक होगा, उतनी ही तेजी से गैस निकल कर आएगी, पानी निकल कर आएगा, ऐसा हमने पढ़ा था अभी पैसेज में। तो इसमें जो क्लॉज है, सबसे पहले तो देखिए क्लॉज है क्या, हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। इफ अ बैरियर, देखो अ बैरियर क्या है, सब्जेक्ट, और ब्रेक्स क्या है, वर्ब, मतलब ये तो तय है कि ये क्लॉज है ना, लेकिन ये क्लॉज कैसा है, क्या ये नाउन क्लॉज है। वंस अ बैरियर ब्रेक्स, तो देखो आपने कहा ये जो वंस अ बैरियर ब्रेक्स है, टाइम नहीं बता रहा क्या आपको, कब, जैसे ही वो बैरियर टूटेगा रिएक्शन निकल कर सामने आएगा, तो व्हेन, कब, बताओ कब होगा ऐसा, जब वो बैरियर टूटेगा। तो हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्या बताता है, टाइम बताता है। नाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, देखो नाउन और एडजेक्टिव तो क्यों नहीं होंगे, नाउन क्लॉज ये है नहीं, एडजेक्टिव किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, तो टाइम बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, फ्रेज नहीं है। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, ठीक है। और इगैलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, सप्रेशन मतलब दमन, आप दबा रहे हो किसी चीज को। सोशल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, वायलेंस, हिंसा है क्या, नहीं, ऐसी सोसाइटी थोड़ी चाहिए। असमानता है क्या, नहीं, कैसी समानता, ऐसा समाज जहां पर सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है बच्चों, ओके। तो आज का मॉक टेस्ट नंबर 2 भी आप लोगों के पास है, इनको करो अच्छे से, एग्जाम से पहले, वक्त बहुत कम है, करना बहुत ज्यादा है, तो बी स्ट्रॉन्ग, डोंट बी लेस कॉन्फिडेंट, है ना, कीप फेथ इन योर प्रिपरेशन एंड हार्ड वर्क, बाकी जो होगा सब अच्छा होगा, आप बस अपने एफर्ट्स में कंजूसी मत करें, उनके लिए बहुत फेथफुल रहें, ऑनेस्ट रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। और हाँ, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं सुबह लाइव क्लास में, मेक श्योर कि आप उनको रिकॉर्डेड वर्जन में देख लें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।